हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्योंकि आज आखिरी दिन कितना रुपए निकल कर आए हैं, मतलब कितने टोटल मिलाकर पैसे अ, आए हैं टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ के अंदर। कि यहाँ से एक बात आपको समझ में आएगी कि जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है आईपीओस का, स्पेसिफिकली उन आईपीओस का जिनके अंदर शुरुआत से ग्रे मार्केट उतनी नहीं रही और अब पैसा कितना निकल कर आ रहा है वो हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। डेफिनेटली आप सब समझ ही चुके होंगे, क्योंकि जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि कम सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर निकल कर आया है, बट कितना कम है वो समझना पड़ेगा। दूसरी बात, ग्रे मार्केट में कितना एक्शन हो, क्योंकि जो ग्रे मार्केट में एक्शन हो रहा है वो भी थोड़ा सा चिंताजनक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस आईपीओ अब फाइनली जाकर क्लोज हो चुका है। आज 14 अगस्त है और आज ये आईपीओ क्लोज हो चुका है फाइनली, इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 197 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, यानी जिन लोगों ने भी इस आईपीओ के अंदर अपना पैसा लगाया, एक बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 197 का है। टोटल मिलाकर आपको एक लॉट के अंदर 76 शेयर्स मिलेंगे। कुल मिलाकर 880 करोड़ का ये इशू था, वो पूरा का पूरा ओवरऑल सब्सक्राइब होने में तो कामयाब हो गया है, जो सेकेंड डे ही हो चुका था, ये तो आप सबको पता ही है। लेकिन आखिरी दिन कितना रुपए निकल कर आया, कितना पैसा निकल कर आया है, वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको बताइए कि आखिरी दिन जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल जो शुरुआत के 2 दिन होते हैं उससे ज़्यादा रहती है, और नॉर्मली ज़्यादा रहती है, तो हमको समझना यही पड़ेगा कि कितना पैसा निकल कर आया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कितना टोटल मिलाकर आज सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस आईपीओ को। तो दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत के जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जो सेकंड डे सब्सक्रिप्शन था उसमें क्यूआईवीज ने करीबन 15% आईपीओ में पैसा लगाया था। एचएनआईज ने 1.06 टाइम्स आईपीओ में पैसा लगाया था। रिटेल ने 3.78 टाइम्स आईपीओ में पैसा लगाया था। और कुल मिलाकर जो इशू था वो 1.06 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ था। यानी जो शुरुआत के 2 दिन थे उसके अंदर 1 गुना तो सब्सक्राइब हो गया था, फुली सब्सक्राइब तो ये हो गया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो पैसा है वो अगर आप हर एक इंडिविजुअल कैटेगरी से देखेंगे तो रिटेल सबसे आगे थी, फिर एचएनआई था और फिर क्यूआईबी था। क्यूआईबी का तो 50% छोड़िए, यहाँ पर पहले 2 दिनों के अंदर ओनली 15% ही सब्सक्रिप्शन रिसीव हो पाया था। सो आखिरी दिन कितना पैसा निकल गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि क्यूआईबी लगाते हैं आखिरी दिन, और आखिरी दिन जो लगाते हैं वो डेफिनेटली सबको चौंका देते हैं और सबसे आगे क्यूआईबी निकल जाते हैं। सो इसके अंदर क्या निकल पाए, चलिए हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो क्यूआईबी ने शुरुआत के 2 दिनों के अंदर 15% लगाया था, आखिरी दिन भी कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, और ओनली 1.37 टाइम क्यूआईबी ने पैसा लगाया। जो भी दोस्तों हाल में रिसेंट में जो भी आईपीओ निकल कर आए, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कम सब्सक्रिप्शन अगर किसी में हमने देखा है तो वो दोस्तों टीवीएस सप्लाई चेन आईपीओ बन गया है, जिसने ओनली 1.37 टाइम ही सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। आखिरी आईपीओ मुझे याद आता है, और वो आईपीओ तो मतलब अब वापस से कंपनी को लेना पड़ेगा था, वो पीकेएच वेंचर्स का था। टीवीएस सप्लाई चेन अब जाकर दोस्तों वो दूसरा आईपीओ बना है जिसके अंदर इतना कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अगर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और कम आता तो बहुत दिक्कत हो सकती थी, बट ठीक है। कुल मिलाकर बड़ी बात यही है कि ओनली 1.37 टाइम ही अपने क्यूआईबीज ने पैसा लगाया है और सब्सक्रिप्शन इतना ही इस आईपीओ के अंदर डाला है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूआईबीज को तो आईपीओ पसंद नहीं आया। भली उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबसे पहला कारण यही है कि कंपनी ने सही वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ नहीं लेके आया। मुझे ये समझ नहीं आया कि कंपनी सही आईपीओ पे, मतलब सही वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर क्यों नहीं आई। अब टीवीएस ग्रुप की कंपनी है, और टीवीएस ग्रुप आपको पता ही कितना नामचीन ग्रुप है हमारे इंडिया के अंदर, बट स्टिल वो सही वैल्यूएशंस पे लेके नहीं आया। उन्होंने इन्वेस्टर्स के बारे में, आम रिटेल निवेशकों के बारे में नहीं सोचा कि वो भी पैसा कमाए, जो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा बैकफायर उनको खुद को कर गया। इसीलिए दोस्तों, जो क्यूआईबी कैटेगरी थी वो इस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी, क्योंकि उनको भी लगा होगा कि हाँ, यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी नहीं दिख रही है। उसके बाद आता है दोस्तों एचएनआईस, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। उनके द्वारा भी कुछ खास पैसा नहीं आया। ओनली 2.44 टाइम दोस्तों यहाँ पे एचएनआई ने इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाया। इसमें 2.39 टाइम बिग एचएनआईस ने और स्मॉल एचएनआईस ने 2.55 टाइम इस आईपीओ को भरा है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एचएनआई कैटेगरी भी कुछ खास सब्सक्राइब नहीं किया इस इशू को, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, और एचएनआई ने भी ज़्यादा इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं किया। अगले आते हैं रिटेल कैटेगरी, और रिटेल कैटेगरी ने तब भी मुझे चौंकाया है, क्योंकि 8 गुना के आसपास, 7.88 टू बी प्रिसाइज, ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है रिटेल कैटेगरी के द्वारा। जरूर रिटेल कैटेगरी सबसे छोटी कैटेगरी थी, सबसे कम पोर्शन रिटेल कैटेगरी के पास था, 10% सब्सक्रिप्शन था, मतलब 10% का बेसिकली यहाँ पर उनके पास कोटा था। लेकिन स्टिल 7.88 टाइम्स, और सबसे ज़्यादा पैसा अगर देखा जाए तो किसने लगाया, तो वो रिटेल ने 693.67 करोड़ की बेसिकली एप्लीकेशंस आई है। बाकी अगर आप क्यूआईबीज के देखेंगे तो उनकी 360 करोड़ के आसपास है।
HNI की तो 322 करोड़ ही है, और यहाँ पर जो रिटेल है उन दोनों का अगर मिला दिया जाए तो भली हाँ ऑलमोस्ट उनसे आगे निकल जाता है, बट थोड़ा बहुत अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अभी भी ऐसा दिखता है कि दोनों को, मतलब दोनों कैटेगरीज को, अगर मैं QIB को भी ऐड कर दूँ उनके 361 करोड़ और HNI को ऐड कर दूँ 322 करोड़, तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये बैठता है 683 करोड़। कितना बैठता है? 683 करोड़। और जो रिटेल ने पैसा लगाया वो लगाया 693.67 करोड़। यानी दोनों कैटेगरीज ने जितना नहीं लगाया उतना अकेले रिटेल ने लगा दिया, उससे ज़्यादा लगा दिया। तो ये बहुत कम देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि रिटेल तो तब भी आज पार्टिसिपेट किए हैं, एंड ओवरऑल जिस तरीके से सब्सक्राइब हुआ है 7.88 टाइम्स, अगर मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस को निकाल देता हूँ तो 6.21 टाइम दोस्तों ये IPO सब्सक्राइब हुआ है रिटेल के द्वारा, और हर 6.21 में से एक जने को इस IPO का अलॉटमेंट मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, यानी जिन लोगों ने भी लगाया उनको पता होना चाहिए कि हर 6.21 में से एक जने को इस IPO का अलॉटमेंट लगने वाला है। और कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 2.84 टाइम्स, यानी कुल मिलाकर 1376.91 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव होने में कामयाब हुआ है, मतलब इतनी वैल्यू की। तो क्या कह सकते हैं इस IPO को? सब्सक्रिप्शन को क्या बढ़िया कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या खराब कह सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये IPO में सब्सक्रिप्शन तो बहुत कम निकल के आया है, पैसा बहुत कम निकल के आया है, बिकॉज ओनली 1376 करोड़ ही ये अपने आस, मतलब ये IPO फेच कर पाया इतना कम पैसा। लेकिन इसके पीछे कारण आपको पता ही है, मैंने बता दिए। सबसे पहला कारण तो वैल्यूएशन, सेकंड कारण होता है दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स, जो सिनेरियो मार्केट्स में क्रिएट हुआ, और थर्ड ये था कि जो GMP की मार्केट थी वो काफ़ी लो थी। अब GMP कितनी है एक बार हम उसको देख लेते हैं, बिकॉज उससे पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक बार आगे की कुछ डेट्स है वो आप समझ लीजिए, बिकॉज जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको पता होना चाहिए कि आगे की डेट्स कौन कौन सी है। तो दोस्तों अगर आपने पैसा लगाया इस IPO के अंदर तो याद रखिए 18 अगस्त आपके लिए वो इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है, जब आपको पता चलेगा कि आपको इस IPO का अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। और 23 तारीख दोस्तों वो डेट होगी जिस दिन आपको इस IPO की मार्केट्स में लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। तो 18 अगस्त और 23 अगस्त वो दो इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स से आपको पता चल जाएगा, मतलब दो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको पता चलेगा कि IPO की लिस्टिंग और IPO का अलॉटमेंट कब आने वाला है। 18 तारीख अलॉटमेंट की और 23 तारीख लिस्टिंग की। तो जो करंट ग्रे मार्केट है वो आप खुद नोटिस कर सकते हैं, 3 रुपये है, यानी 1.52%। तो 3 रुपये की ग्रे मार्केट है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी, जिन लोगों ने पैसा लगाया, कि इस IPO के अंदर आपको मुनाफा नहीं हो सकता। देखो कुछ भी हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है, इस बात की बिल्कुल आप मान के चलिए। क्योंकि एक IPO ऐसा भी था हाल में, यथार्थ हॉस्पिटल, जिसमें सबने पैसा लगाया लेकिन उस IPO ने कुछ कमाल नहीं किया। यह IPO TVS ग्रुप का है, तो सबसे बड़ी बात तो यही कि एक ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। बट ये है कि हाँ अभी जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, जो बाजार है, भले वो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स हो या फिर हमारे खुद के इक्विटी मार्केट्स हो, प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है, बाजार में मुनाफा वसूली दिख रही है। यही देखना है कि दोस्तों 16 से मार्केट जब फिर ओपन होंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। और अभी 2 दिन के अंदर विदेशी बाजारों में क्या होता है, स्पेसिफिकली अमेरिका के बाजारों में क्या तेज़ी हो पाती है, बिकॉज वहाँ पर रिसेशन का अभी भी डर कायम है। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बैंकों की रेटिंग को लेकर सवाल है, और जो अभी फिच ने रेटिंग दी थी जिसको लेकर पूरा बाजार वहाँ पे धड़ाम गिर गया था, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बाजार में लगातार प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो आई थिंक अब वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि किस तरीके से बाजार मूव करते हैं। बाजार अगर अच्छे से मूव करते तो बढ़िया हो जाएगा। और आई थिंक अब रिसेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इस IPO को लेकर तो यही है कि जो 2 लिस्टिंग है, एक तो SBFC फिनांस की, उसकी छोड़ दे तो कॉनकॉर्ड बायोटेक भी एक सेकंड IPO है, जो किस तरह से लिस्ट होते हैं वो भी देखना होगा। बिकॉज वो भी दोस्तों IPO के अंदर एक्शन को या तो बढ़ाएंगे बहुत या तो बहुत घटा देंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर आपने भी इस IPO के अंदर पैसा लगाया तो आपको क्या लगता है कल, मतलब जब भी मार्केट्स में लिस्ट होगा तो कितने पर ये IPO लिस्ट हो सकता है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने कितने लॉट्स लगाए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।